नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान। दूसरे और अंतिम चरण में 66.91% वोटिंग। 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को डाले गए वोट। 1302 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद। 14 तारीख को आएंगे नतीजे। बोत्सवाना पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की बोत्सवाना की पहली राजकीय यात्रा। प्रोजेक्ट चीता समेत कई मुद्दों पर होगी बात। बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा के सांसदों को करेंगी संबोधित। उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। दिल्ली कार विस्फोट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। एनआईए करेगी दिल्ली ब्लास्ट की जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली विस्फोट में शामिल हर अपराधी की तलाश करने का दिया निर्देश। कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 सम्मेलन। कोहिमा घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाए जाने के साथ संपन्न हुआ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 का 22वां वार्षिक सम्मेलन। संसदीय लोकतंत्र, क्षेत्रीय सहयोग और समावेशी विकास को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के विधानमंडलों की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि। ओटावा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। G7 सदस्य देशों के अलावा आउटरीच देशों के विदेश मंत्री इस समिट में लेंगे हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, सऊदी अरब, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन के विदेश मंत्री भी शामिल। दो दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह थिम्पू में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने दिल्ली कार धमाके पर दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित किया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं हर किसी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी जांच एजेंसियां षड्यंत्र की तह तक जाएंगी और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे नरेश के 70वें जन्मदिन समारोह के दौरान भारत के साथ एकजुटता के लिए वहां के लोगों के प्रति आभार जाहिर किया। दिल्ली में हुई दुखद घटना के बाद भूटान के लोगों ने पीड़ितों और उनके परिवार वालों के लिए एक विशेष प्रार्थना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करुणा और एकजुटता से इस अप्रतिम कार्य की सराहना करते हुए कहा कि मैं इस भाव को कभी नहीं भूलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई है और भारत भूटान संबंधों के संपूर्ण आयामों पर हमने चर्चा की। ऊर्जा, क्षमता निर्माण, संपर्क, टेक्नोलॉजी, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। भारत को भूटान की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार होने पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास को प्रेरित करना, मित्रता को बढ़ाना और स्थिरता में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। भारत और भूटान के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संबंध बने हुए हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। ये जल विद्युत परियोजना भूटान की बिजली उत्पादन क्षमता को 40% तक बढ़ाएगी। दोनों देशों को बिजली की आपूर्ति करेगी। परियोजना के पूरा होने के साथ गतिशील और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत भूटान ऊर्जा साझेदारी में एक और मील का पत्थर हासिल हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस परियोजना के लिए भारत ने फंडिंग दी है और साथ ही तकनीकी सहायता भी प्रदान की है। इससे भूटान के जल विद्युत उत्पादन में 40% का इजाफा होगा। भारत को इससे बिजली का निर्यात होगा। इससे दोनों देशों की ऊर्जा साझेदारी मजबूत होगी। ये एक विशाल विद्युत उत्पादन प्लांट है। भूटान में विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में बिजली उत्पादन चरम पर होता है। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए। जांच एजेंसियां हर एंगल से इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक मंगलवार शाम बुलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5:30 बजे सीसीएस की इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल होंगी। बैठक में दिल्ली ब्लास्ट की जांच की समीक्षा होगी। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक चर्चा संभव है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए बम विस्फोट की घटना के बाद दिल्ली और देश की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता मंगलवार को की है। इस धमाके में 12 लोगों की जान चली गई थी। इस उच्च स्तरीय बैठक में गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख जैसे देश के सभी बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए, जबकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी ऑनलाइन जुड़े। शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्री को धमाके के बाद की पूरी स्थिति और अब तक की जांच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गृह मंत्री ने साफ किया कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां इस घटना की हर पहलू से गहराई से पड़ताल कर रही हैं। दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और राष्ट्रीय राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली विस्फोट में शामिल हर अपराधी की तलाश करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने विस्फोट की जांच एनआईए को सौंपी है। जांच एजेंसियां पूरी तत्परता से विस्फोट की जांच में जुटी हैं। और इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बारे में जानकारी ली। सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा, बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से खुले रहेंगे। इस बीच फरीदाबाद पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले छात्रों, प्रिंसिपल और फैकल्टी सदस्यों से पूछताछ की। 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। फरीदाबाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे आतंकी मॉड्यूल के बारे में पूछताछ हो रही है। दिल्ली हमले में निर्दोषों के साथ पूरा देश मजबूती से खड़ा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा हो गया। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। इसके साथ ही 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 66.91% मतदान हुआ, जो 1951 में हुए पहले राज्य चुनाव के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। साथ ही राज्य ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा महिला मतदाताओं का भी रिकॉर्ड दर्ज किया। चुनाव आयोग ने बताया कि 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 69.04% दर्ज किया गया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 61.56% रहा।
दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में महिलाओं ने फिर से बड़ी संख्या में मतदान किया, जो 74.03% रहा, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 64.1% रहा। इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सरकार के कई मंत्री, प्रमुख विपक्षी नेता और निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। दोनों चरणों की वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, यानी नतीजे अब 14 नवंबर को आएंगे। इस चरण में लगभग 45,399 बूथ थे और मतदाताओं की संख्या 3.7 करोड़ थी, जिसमें पुरुष मतदाता 1.95 करोड़ और महिला मतदाता 1.74 करोड़ थे। तो अभी जो द्वितीय चरण आज संपन्न हुआ है उसके जो अभी डाटा प्राप्त हुए हैं उसमें 68.79% अभी तक वोटिंग परसेंटेज है और 2000 बूथों का अभी डाटा आना शेष है। और अगर हम लोग दोनों चरणों का अगर एवरेज मिलाएं इन 2000 बूथ को छोड़ के, तो लगभग 66.90% हम लोग का ओवरऑल अभी परसेंटेज है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% लगभग अधिक है। इस डाटा में अभी और थोड़ी सी वृद्धि संभावित है। इस चरण में कुल उम्मीदवार 1302 थे, जिसमें 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार और एक तृतीयलिंगी उम्मीदवार थे। इस चरण में जितने भी हमारे ईवीएम और वीवीपैट जो बदले हैं वो पिछले विधानसभा से कम बदले हैं। बैलेट यूनिट में 1.34% हमारे बदले हैं, कंट्रोल यूनिट 1.55% और वीवीपैट 3.42%, जो पिछले विधानसभा चुनाव से कम है। इस चरण में हमारे सामान्य प्रेक्षक जो थे, जनरल ऑब्जर्वर्स, वो 122, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 34, पुलिस प्रेक्षक 20 और माइक्रो प्रेक्षक जो थे वो 2224 की संख्या में थे। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में बोत्सवाना की राजधानी गाबोरेनो पहुंची है। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली राजकीय यात्रा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और कालाहारी रेगिस्तान से 8 चीतों को भारत भेजने के समझौतों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। राजधानी गाबोरोन के सर सिरिसे खामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा गिडियन बोको ने खुद उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा भारत बोत्सवाना संबंधों को मजबूत करने और कालाहारी रेगिस्तान से 8 चीतों को भारत लाने के समझौतों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से की जा रही है। इन चीतों को गाबोरोन से 10 किलोमीटर दूर मोकोलोदी नेचर रिजर्व में लाया गया है, जहां एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोको इन चीतों को क्वारंटीन एरिया में छोड़े जाने का प्रतीकात्मक समारोह देखेंगी। ये पहल प्रोजेक्ट चीता और वन्यजीव संरक्षण सहयोग का हिस्सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान राष्ट्रपति बोको के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगी। साथ ही दोनों नेता कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी करने वाले हैं। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बोत्सवाना की संसद को संबोधित भी करेंगी और वहां बसे भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा उनके 2 अफ्रीकी देशों अंगोला और बोत्सवाना के दौरे का हिस्सा है।
उन्होंने पहले अंगोला का दौरा किया, जहां दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। मुझे लुआंडा आकर बहुत खुशी हो रही है। एक किसी भारतीय राष्ट्रपति का अंगोला का पहला राजकीय दौरा है। मैं अंगोला की सरकार और जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरी प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत किया। आज राष्ट्रपति लोरेंसो के साथ मेरी विस्तृत वार्ता के दौरान हमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्राप्त हुआ। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए क्रेडिट लाइन के अलावा कृषि, ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद तथा सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम के क्षेत्र में 3 MOUs पर हस्ताक्षर किया गया। संसद सदन और अंगोला के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। ये वर्ष भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है। साथ ही अंगोला अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये दोनों ऐतिहासिक अवसर हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहराई और विस्तार देने की प्रेरणा देते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अंगोला में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने, भारत के प्रति अपने स्नेह और भारतीय ध्वज को ऊंचा रखने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रपति जी के सामने बैठ के आज उन्हें हमें प्रत्यक्ष सुनने मिला, ये हमारे सबके लिए एक जीवन भर के लिए एक यादगिरी रहेगी। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी CPA भारत क्षेत्र जोन 3 का 22वां वार्षिक सम्मेलन मंगलवार को कोहिमा घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाए जाने के साथ संपन्न हुआ है। इस दौरान संसदीय लोकतंत्र, क्षेत्रीय सहयोग और समावेशी विकास को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के विधानमंडलों की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। कोहिमा में नागालैंड विधानसभा की ओर से आयोजित 4 दिवसीय सम्मेलन में 8 पूर्वोत्तर राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का विषय नीति, प्रगति और लोग परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल रखा गया था। सम्मेलन में लगातार जारी सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करते हुए क्षेत्र की विधायी प्राथमिकताओं को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने का संकल्प लिया गया। कोहिमा घोषणा में सदन ने विधायकों को लोगों से जोड़ने और भारत की विकास यात्रा में भागीदार के रूप में विकसित पूर्वोत्तर के निर्माण में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नागालैंड विधानसभा में CPA इंडिया रीजन जोन 3 सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज इन द लाइट ऑफ रीसेंट क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन विषय पर मुख्य भाषण दिया। Speaking to entrepreneurs, farmers, common people, because as we go along, our economy is transforming. The jobs that we have today will evolve tomorrow. This is the dynamics of change and fact of life. Therefore, while legislature sets the stage for laws and policies, as elected representatives, it is our responsibility in managing the socio-economic transition. Honorable Deputy Speaker of Sikkim also showed us how Sikkim has transformed into a modern economy
and yet preserving the sustainable practices, particularly in agriculture, by becoming the first fully organic state in 2016. And to this process, it has contributed significantly to India's sustainable development goals. With a commitment to spend 10% of the union budget in the region, a lot of new projects are being sanctioned in recent years. The Ministry of Donor has supported 126 externally aided projects worth 1.35 lakh crore from 2017 to August 2023, and Department of Economic Affairs has recommended 124 projects worth 1.26 lakh crores for external funding during the last decade. To ensure that the intent is implemented in practice, the state government and legislatures too have a key role to play. Legislatures must ensure that there is accountability and monitoring of the execution on the ground. भारत और कनाडा के संबंधों को मजबूत करने के मकसद से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 13 नवंबर तक कनाडा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ओटावा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर आउटरीच पार्टनर्स के साथ G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं और 13 नवंबर तक वो कनाडा के ओटारियो का दौरा करेंगे। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के मंत्रियों के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सऊदी अरब, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन सहित कई आउटरीच राष्ट्रों के मंत्री भी हिस्सा लेंगे। अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद अब 25 नवंबर को एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे और यह ऐतिहासिक क्षण होगा जब ध्वजारोहण कार्यक्रम के अंतर्गत श्री राम मंदिर के सातों शिखर पहली बार भगवा ध्वज से सुशोभित होंगे। मुख्य शिखर के ठीक नीचे विराजमान श्री राम लला की दृष्टि जैसे ही ध्वज पर पड़ेगी तो ये एक अलौकिक घटना के रूप में देश विदेश के करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की स्मृति में सदा के लिए अंकित होगा। ऐतिहासिक घटना 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक और स्वर्णिम अध्याय के रूप में देखी जा रही है। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन सहित सभी प्रमुख न्यूज चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा ताकि देश विदेश के करोड़ों लोग इसका लाइव देख सकें। यह आयोजन सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिवसीय उत्सव का रूप लेगा। 21 से 25 नवंबर तक अयोध्या में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति गीतों के आयोजन होंगे। मुख्य रूप से हम लोग चाहते हैं कि जो पताका भगवान के मंदिर पर लहराए शिखर पर, उसमें यदि किसी प्रकार की तकनीकी आवश्यकता है तो रक्षा मंत्रालय के कुछ लोग इस कार्य में बहुत विशेषज्ञ हैं, तो उनकी सहायता ली जाए जिससे कि किसी प्रकार की वहां पर जब 25 नवंबर को यह होगा तो कोई कठिनाई नहीं। जो लक्ष्मण जी का है, शेषा अवतार जिसे का वो और
परकोटा के 6 मंदिर, इन सभी पर ध्वज लहराएगा। इन पर ध्वज का प्रारूप क्या हो वह भी अंतिम कर दिया गया है। बनाने की व्यवस्था भी वही होगी, वही नायलॉन का पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल होगा और केसरिया रंग का होगा और इस पे ओम ध्वज पर छपा होगा। ये 7 ध्वज भी अंतिम कर दिए गए हैं जो लगाए जाएंगे और जो प्रमुख भगवान रामलला का शिखर पर लगना है वह। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को एक रंगारंग समारोह में 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किंग्स मशाल यानी बैटन का अनावरण किया और 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आज भारत विश्व स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है और पदक भी जीत रहा है। हम खेलों में और आगे बढ़ेंगे और 2036 तक भारत दुनिया के शीर्ष 10 पदक विजेताओं में शामिल होगा। 2047 तक जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा तब देश 5 शीर्ष खेल राष्ट्रों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि किंग्स मशाल रिले राष्ट्रमंडल में सद्भाव, दृढ़ता और प्रगति के मूल्यों का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल अगले साल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। आज किंग बैटन अनवेलिंग हुआ ग्लासगो 2026 के लिए। देश के सारे स्टेट में बैटन घूमेगी, देश की सभी यूनिवर्सिटी में जाएगी और ये बैटन स्पोर्ट्समैनशिप, इक्वालिटी और फ्रेंडशिप का प्रतीक है। स्पोर्ट्स एक स्पिरिट है, स्पोर्ट्स इंडियन सिटीजन का नेचर है, स्पोर्ट्स देश में आगे बढ़ रहा है। ये बदलता भारत है। अभी हम वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड टूर्नामेंट का आयोजन भी कर रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते भी हैं। आने वाले दिनों में हम स्पोर्ट्स सेक्टर में और आगे बढ़ेंगे और 2036 में भारत स्पोर्ट्स में मेडल टैली में 1 से 10 क्रम में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे और 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हम स्पोर्ट्स में दुनिया में 1 से 5 रैंक में आके रहेंगे। और इसी के साथ सुप्रभात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।